हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमने पिछली क्लास में 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को डिस्कस किया था। और उसके अंदर हमने भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, उत्पादों को हम क्रियाफल भी कहते हैं, अभिकारकों को हम क्रियाकारक भी कहते हैं। और हमने अभिक्रिया को संतुलित करना थोड़ा सा सीखा था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। उनको संतुलित करना, उनको बैलेंस करना हमने ये डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ना, वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को हमें आपसे डिस्कस करना है। तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन उठाकर बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ साथ में क्लास को स्टडी कीजिए। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी क्लासों के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी हमने पढ़ी थी, और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर नए पदार्थ का क्या होना चाहिए भाई, निर्माण होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमेशा नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। और साथ साथ में उनकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल, अवस्था परिवर्तन भी हमने किया था। यदि कोई पदार्थ ठोस है, ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, ये उनका अवस्था परिवर्तन होता है। लेकिन भौतिक अभिक्रियाओं के अंदर किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। क्या रासायनिक अभिक्रिया है, कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम पहली अभिक्रिया की बात करते हैं आपसे। पहली अभिक्रिया हमें दे रखी है कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। भाई इसकी हम बात करते हैं कि भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। भाई तो शब्द आया है हमारे पास क्या, संयोजन। और इस संयोजन का मतलब होता है क्या, जुड़ना। भाई संयोजन का मतलब है क्या, जुड़ना। जुड़ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाएं और आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लें, मतलब जो दो पदार्थ है ना, उनसे एक डिफरेंट प्रकार का, एक नए प्रकार के पदार्थ का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, तो अपन उस अभिक्रिया को किस नाम से जानेंगे भाई, संयोजन अभिक्रिया कह देंगे। तो भाई इस अभिक्रिया के अंदर क्या होने वाला है कि इस अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे। जैसे कि मान लो एक अभिकारक हमने ले लिया ए और दूसरा हमने ले लिया क्या, बी अभिकारक, और ये दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो उत्पाद बनने वाला है वो उत्पाद आपका एक डिफरेंट टाइप का होगा, मान लो सी या डी, जो भी उत्पाद आपका बन सकता है। तो इस अभिक्रिया को हम कह देंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जब जब संयोजन अभिक्रिया होगी उसमें हमेशा एकल उत्पाद का निर्माण होगा। मतलब जो उत्पाद बनेगा वो हमेशा कितना होना चाहिए, एक, दो या दो से अधिक उत्पाद नहीं होना चाहिए। उत्पाद हमेशा कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो हम उस अभिक्रिया को कहेंगे कि ये अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया है। इसके कुछ उदाहरण हमें दे रखे हैं, उनकी हम बात आपसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, कोयले का दहन। ये भी आपकी एक संयोजन अभिक्रिया है। कोयला बोले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है हमारे पास क्या, सी। ठीक है, सी कार्बन होता है। और कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं जिन्हें हम अपरूप कहते हैं। भाई अपरूप, जैसे कार्बन का अपरूप कोयला भी है, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है। ऐसे बहुत सारे कार्बन के क्या होते हैं, अपरूप। उनमें से कार्बन का एक अपर रूप है क्या, कोयला। इस कोयले का दहन किया जाता है। भाई दहन का मतलब है कि जलना, किसी भी चीज का जलना। मतलब जब हम किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 मीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं भाई, हम गर्म करते हैं, उसको जलाते हैं, तो वहां पर दहन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो कोयले का दहन मतलब ये है कि जब कोयले को हम जलाएंगे तो कोयला जो है ना, कोयला बोले तो कार्बन ले लिया हमने, कार्बन को हम जला रहे हैं काय की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब कार्बन का दहन किया जाता है तो हमारे पास CO2 का निर्माण होता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो कि हमारे प्रकाश
पास क्या है, एक प्रकार की गैस है। ये हम इसकी अवस्था लिख रहे हैं। ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है भाई, गैस है। और कार्बन जो है ना वो हमारे पास कैसा है, ठोस है, सॉलिड है भाई। ये है हमारी, तो ये एक आपकी दहन अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हम कह देते हैं कोयले का दहन। तो कोयले का दहन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होकर हमारा निर्माण हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। सभी लोग सूत्र याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका निर्माण होता है। तो पहला उदाहरण हमें दे रखा था। दूसरे उदाहरण की हम बात करते हैं। दूसरा उदाहरण हमें दे रखा है क्या, कि जल का निर्माण भाई। पानी का भी निर्माण होता है भाई। पानी का सूत्र होता है हमारे पास क्या, H2O। पानी का सूत्र है हमारे पास क्या, H2O। और इस H2O का हमें निर्माण करना है, तो भाई H2O चाहिए हमें, H2O जल चाहिए भाई, पानी बनाना है हमें। पानी का सूत्र होता है क्या, ये रहा H2O, जल। इस जल का हमें क्या करना है भाई, निर्माण। और जल का निर्माण करने के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन चाहिए और हमें एक क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए भाई। तो बात करते हैं, देखो पानी का फॉर्मेशन, जैसे कि हमने ले लिए क्या, हाइड्रोजन H2, जो कि किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। और हमने ले लिया है क्या, ऑक्सीजन, वो भी किस अवस्था में है भाई, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होती है। और फिर इससे निर्माण होने वाला है किसका, H2O का, यानी पानी का। पानी हमारा किस अवस्था में रहेगा, लिक्विड अवस्था में रहेगा। तो देखो हमने 2 अभिकारक जो लिए वो दोनों ही गैसीय अवस्था में हैं, लेकिन जब इससे एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, और उत्पाद कैसा बनना है भाई, एकल उत्पाद बनना है भाई, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, एकल उत्पाद है, मतलब कोई और दूसरा पदार्थ नहीं बनना है। मतलब बनेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेंगे, चाहे वो 2 अणु बन जाए, चाहे 3 अणु बन जाए, मतलब पदार्थ एक ही प्रकार का रहेगा। वैसे ही जल की बात करें हम, जल का ही रहेगा, कोई जल के साथ किसी अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, अदरवाइज फिर हम उसको संयोजन अभिक्रिया नहीं कहेंगे। अब इसका अभिक्रिया को हम चेक करते हैं कि अभिक्रिया ये बैलेंस है या नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन हमारे पास 2 दे रखी है यहाँ पे देखो, लेकिन इधर वाले में हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, तो अभी ये कंकाली समीकरण कहलाएगा हमारे पास, बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको क्या करना होगा भाई, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है इसके साथ, जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई इधर हमने कर दिया है इसके साथ, ये रहा 2 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हमें हाइड्रोजन भी कितने बनाने पड़ेंगे, 4। 2 पहले से ही होंगे, 2 का मल्टीप्लाई और कर दिए, 2 दूनी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गई और ये भी 2 हो गई। इस तरीके से हमारा निर्माण हो गया किसका, जल का फॉर्मेशन। तीसरा उदाहरण हमें दे रखा है क्या, हमें क्रिया करानी है किसके साथ, बिना बुझे चूल्हे के साथ। बिना बुझे चूल्हे का सूत्र होता है ये रहा CaO, ये रहा हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और इस बिना बुझे हुए चूने की क्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। मतलब आपने देखा होगा जो हमारे पास चूना होता है, जिसे हम कलई कहते हैं, उस कलई के अंदर आप पानी मिला दीजिए, तो जैसे ही पानी उसके अंदर मिलाया जाता है, मतलब जब तक वो कैसा था, बिना बुझा, पानी जैसे ही मिला दिया जाता है उसके अंदर, तो वो कैसा चूना बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो इसके अंदर निर्माण होता है हमारे पास क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सूत्र याद रखना है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, और CaO इसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो ये भी हमारी एक संयोजन अभिक्रिया है, जिसके अंदर भी एकल अभिकारक उत्पाद का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हमारी संयोजन अभिक्रिया है। ये 3 उदाहरण इनके दे रखे हैं, आपको अच्छे से समीकरण सहित विथ और साथ में अवस्था सहित इनको याद रखना होगा। क्लियर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या दे रखा है हमें, अब आ जाते हैं हम अगली अभिक्रिया पर। तो अगली अभिक्रिया हमें दे रखी है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भाई। ऊष्मा क्षेपी, तो भाई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया हैं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, मतलब हम कहेंगे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है भाई, उत्सर्जन होता है। मतलब जब हम कोई 2 या 2 से अधिक
अभिकारक लेंगे तो उन अभिकारकों को आपस में मिलाया जाएगा तो ऊष्मा निकलेगी, उनमें से गर्मी बाहर निकलेगी। तो उन अभिक्रियाओं को हम कह देंगे क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी का मतलब जिनमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, क्षेपी होती है मतलब ऊष्मा को बाहर निकालती है। तो इनमें सबसे पहला उदाहरण हमें दे रखा है प्राकृतिक गैस का दहन। हमारे पास प्राकृतिक गैस जो है ना वो है हमारे पास क्या, मीथेन। अब दहन वाली बात आ गई है तो इतना पक्की बात है, जो प्राकृतिक गैस है उसका दहन हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन हमने ले लिया है। तो प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या होता है भाई, हमारे पास CH4, और इसका दहन हम करा रहे हैं काई की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे ही इसका दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, पानी का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अभिक्रिया को हमें करना है भाई बैलेंस। तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हमें काउंट करना होगा कि क्या क्या इसके अंदर गिवन है भाई, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो कार्बन की बात करी हमने, कार्बन इधर एक है, इधर भी कार्बन एक है। हाइड्रोजन की बात करी, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो इनको 4 बनाने के लिए आगे कितने का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 का। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को 4 बनाया, 2 दूनी 4, तो अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, ये बैलेंस हो। ऑक्सीजन इधर 2 हैं हमारे पास और इधर ऑक्सीजन पहले से ही 2 होंगे। CO2 में कितने ऑक्सीजन है, 2, और 2 ऑक्सीजन जल के अणु में हो गए, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गई हमारे पास। तो इसे हमें 4 बनाने के लिए इधर भी 2 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। दूसरा हमें दे रखा है कि श्वसन की जो एक अभिक्रिया है ना वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर श्वसन हो रहा होता है तो श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। श्वसन करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, ग्लूकोज। ये रहा हमारा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज, ग्लूकोज का ईंधन होता है जो हमें भोजन से मिलता है, उस पदार्थ का जो हमारे शरीर का ईंधन है, उस पदार्थ से हमें फिर क्या मिलती है, एनर्जी बॉडी के अंदर जाके कोशिकाओं के अंदर। तो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, फेफड़ों के माध्यम से हम सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं। इसकी उपस्थिति में इसका जैसे ही दहन होता है तो दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है, और साथ में निकलती है क्या, ऊष्मा। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर भी क्या निकली हुई थी, ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने से यदि ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं। तो क्लियर, ये थी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगली हमें दे रखी है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन का मतलब होता है क्या, टूटना, एक तरीके से टूटना, या हम कह सकते हैं विखंडन। इसको हम विखंडन भी नाम बोल सकते हैं, विखंडन, ठीक है, टूटना। तो कब टूटेगी, जब इस अभिक्रिया में जब एकल अभिकारक, अब अभिकारक कितना होना चाहिए, एक, और जब एक अभिकारक टूटेगा तो उत्पाद कितने बनाएगा, 2 बना सकता है या 2 से ज्यादा बना सकता है। तो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। तो सब क्रिया को हम कह देते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे कि एक उदाहरण ये दे रखा है, एक उत्पाद वो सॉरी एक अभिकारक हमें दे रखा है और ये अभिकारक टूटा, तो इसके टूटने की वजह से उत्पाद कितने बन गए हमारे पास, 2। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3, और ये जैसे ही टूटता है तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण। तो ये भी आपकी एक अभिक्रिया किसकी है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अभिक्रिया के अंदर एक अभिक्रिया हमें दे रखी है क्या, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया है जिनका वियोजन करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है भाई, ऊष्मा देनी पड़ती है। तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कह देते हैं। क्लियर बात। तो ये हुई आपकी वियोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें उदाहरण दे रखे हैं किसके, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। अब वियोजन का मतलब तो होता है टूटना,
और तोड़ने के लिए यदि हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, तो हम उनको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कह देते हैं। यहाँ पे अभिक्रियाएं आपकी बैलेंस की हुई दे रखी है, आगे कोई क्वेश्चन में हम आपको बैलेंस करना आगे सिखाएंगे। अभी हमने अभिक्रिया को क्या किया था, बैलेंस। इसके लिए उदाहरण दे रखा है ऊष्मीय वियोजन करने के लिए, जैसे कि हमारे पास फेरस सल्फेट दे रखा है। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। ये बैलेंस करने के लिए आगे दो अणु ले रखे हैं हमने बैलेंस करने फेरस सल्फेट। जैसे ही इसको ऊष्मा देकर इसका ऊष्मीय वियोजन किया जाता है तो ये टूट जाता है Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, जो कि कैसा होता है, भूरे लाल रंग का होता है, और इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना है भाई इसका नाम, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसको हम बोल देते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ट्राई मतलब 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो ट्राई, और 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो हम उसको बोल देते हैं क्या, डाई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं पढ़ा था, कार्बन और डाई और ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन थे, डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा दे रखा है हमें क्या, उदाहरण CaCO3 चूना पत्थर। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा था, चूना पत्थर जी हमें दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट का हमने ऊष्मा देकर ऊष्मीय वियोजन कराया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कह देते हैं बिना बुझा चूना। अभी हमने अभिक्रिया को डिस्कस किया था। अगला आ जाता है हमारा वैद्युत वियोजन। वियोजन के भी अंदर फिर हमारे पास विद्युत वियोजन है, मतलब अब हम करंट देकर दो या दो से अधिक पदार्थों को तोड़ने वाले। अभी ऊष्मा देकर हमने वियोजन किया, उसको नाम दे दिया था हमने ऊष्मीय वियोजन। अब हम उसको विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी देकर उसका वियोजन करने वाले हैं। वियोजन मतलब तोड़ने वाले हैं, मतलब उसका विखंडन करने वाले हैं, तोड़ना। वियोजन मतलब तोड़ना है। तोड़ने के लिए यदि हम विद्युत धारा का उपयोग करें, करंट का उपयोग करें, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करें, तो होने वाला जो वियोजन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत वियोजन कह देते हैं। जैसे कि पानी ले लिया हमने, और पानी के अंदर जैसे ही हम विद्युत धारा, करंट प्रवाहित करते हैं, तो पानी के अंदर से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस क्रिया को हम कह देते हैं विद्युत वियोजन। यदि विद्युत वियोजन का यदि हमसे नामांकित चित्र पूछ लिया जाए, नामांकित चित्र यदि हमसे पूछ लिया जाए, आरेख हमसे पूछ लिया जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये बना हुआ आपके पास दे रखा है क्या, कि मान लो एक पात्र हमने इस तरीके से ले लिया है। इस पात्र के अंदर हमने भर लिया है भाई क्या, पानी। ये रहा भाई, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, दो हमने इसके अंदर छड़ें लगा दी, एक ग्रेफाइट रॉड हैगी हमारे पास, ठीक है, और एक रबर स्टॉपर की जगह से हमने एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड इधर लगा रखा है, और एक हमने इससे बैटरी जोड़ दी है, जिससे कि इसके अंदर पूरे सर्किट के अंदर क्या प्रवाहित होने वाली है, धारा। एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी का पात्र जो है ना, वो हमारा प्लास्टिक का एक मग ले लिया है। इस मग की हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, और एक परख नली में जैसे ही हमने इसके अंदर धारा प्रवाहित करी, तो एक जो परख नली है उसके अंदर हमारी ऑक्सीजन निकल रही है, और दूसरी परख नली जो है उसके अंदर क्या निकलने लगती है, हाइड्रोजन निकलने लगती है, जो बुलबुलों के रूप में इसमें से निकलती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये हमारे पास एक चित्र दे रखा है किसका, वैद्युत वियोजन का। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और अगला वियोजन आ जाता है हमारे पास फिर से, वियोजन मतलब वही तोड़ना। अब हम प्रकाशीय वियोजन करने वाले हैं। अब सनलाइट की उपस्थिति में वियोजन होने वाला है। क्या चाहिए अब हमें, सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमें चाहिए। तो इसको हम कह देंगे प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा क्या, AgCl। ये L है हमारा, AgCl, AgCl, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड का हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
वियोजन करते हैं तो इसमें से सिल्वर यानी चांदी अलग हो जाता है, ये चांदी है भाई हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर, चांदी। और ये क्लोरीन हमारा क्या हो जाता है, अलग। बाकी की अभिक्रिया बैलेंस करके आपको दे रखी। दूसरा दे रखा है हमें AgBr, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। और इस सिल्वर ब्रोमाइड का जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन या इसको तोड़ते हैं तो इसमें से चांदी अलग हो जाती है और ब्रोमीन क्या हो जाता है भाई, अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। जब वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला कैमरा नहीं था, उसमें वो जो नेगेटिव से फोटो बनाते थे, जब भी हम किसी चीज़ का कहते थे कि भाई जो नेगेटिव है, जो रील है, उसमें से हम फिल्म जो है ना, उसमें से हम फोटो को धुलवाते थे। धुलवाने के लिए हम इसी चीज़ का उसके अंदर उपयोग करते थे। बात आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर। अगली अभिक्रिया आ जाती है हमारी ऊष्मा शोषी। अभी हमने पढ़ी थी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी का मतलब होता है जिनमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, और शोषी का मतलब है इसमें ऊष्मा का क्या होने वाला है, अवशोषण होने वाला है। ऊष्मा का अवशोषण होने वाला है। तो ऐसी अभिक्रियाएं या जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या नाम दे देते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कह देते हैं। क्लियर बात। और अगली अभिक्रिया हमारे पास आ जाती है, जिस अभिक्रिया का नाम है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ये दे रखी है हमें विस्थापन। विस्थापन का मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट करना है। मतलब एक पदार्थ हमारे पास पहले से ही यहाँ अवेलेबल है, और दूसरा पदार्थ जैसे ही आया तो ये दूसरा पदार्थ इस पदार्थ को यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा, और इसकी जगह पे ये खुद आ जाएगा भाई। तो इसको हम कह देते हैं विस्थापन। तो ऐसे अभिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो एक्टिव पदार्थ होगा, जिसको हम सक्रिय पदार्थ कहेंगे, वो सक्रिय पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को अपनी जगह से क्या करने वाला है भाई, हटाने वाला है। तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है। इसके लिए हमारे पास जो आयरन दे रखा है, लोहा, और ये हमें दे रखा है कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट में क्या होने वाला है, ये जो आयरन है आपका, ये ज़्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में, इस कॉपर की तुलना में। तो ये आयरन इस जगह से जो SO4 के साथ जो कॉपर जुड़ा हुआ है, उस कॉपर को वहाँ से क्या कर देगा भाई, हटा देगा। ये हटा दिया, और उसकी जगह पर कौन, Fe जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4। इस तरीके से जो अभिक्रिया होने वाली है, जिसको हम फेरस सल्फेट कहेंगे। और ये हमारा था कॉपर सल्फेट, कॉपर यानी तांबा हमारे पास था। क्लियर। और इसी अभिक्रिया को हम आगे लाइन में दे रखा है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, जिसे हम CuSO4 के नीले विलयन का रंग का हरा रंग FeSO4 के निर्माण के कारण ऐसा हो गया है। ठीक है। तो ये इस तरीके से भी दे रखा है। दूसरा भी दे रखा है जैसे जिंक है, ये भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, और कॉपर को यहाँ से क्या करने वाला है, हटाने वाला है, और ZnSO4 बन जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से हमें दे रखा है। ये एक हमें अभिक्रिया होने के लिए दे रखा है। एक स्टैंड बनाकर एक परख नली लेगी, और उसको एक धागे से हमने एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, लोहे की छड़ की कील हमने उसके अंदर बांध दी है। लोहे की जो कीलें हैं उसके अंदर हमने एक धागे से बांध कर डाल दी है। इसके अंदर जो विलयन था वो हमने भर दिया है काय का, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो विलयन का रंग क्या हो जाता है भाई, बदल जाता है। नीले विलयन का रंग कैसा हो जाता है भाई, हरा हो जाता है। ठीक है। तो ये भी एक हमारी क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। नेक्स्ट अभिक्रियाओं की बात करते हैं। और अगली अभिक्रिया हमें दे रखी है क्या, विस्थापन अभिक्रिया के बाद आती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया को बड़े ध्यान से समझना है भाई।
बड़े ध्यान से समझो भाई, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होने वाला है भाई, इस अभिक्रिया के अंदर जो उत्पादों का निर्माण तो होगा ही होगा, तो दो या यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है भाई। यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होने वाला है, मेन इंपोर्टेंट यही है, आयन, आयनों का आदान प्रदान होने वाला है भाई। अब ये आयन क्या है भाई हमारे पास, एक हमारे पास धन आयन, एक हमारे पास ऋण आयन। जैसे कि यदि किसी तत्व या यौगिक के ऊपर ऐसे माइनस का साइन आ जाए तो वो ऋणायन कहलाएगा, यदि किसी यौगिक के ऊपर यदि प्लस का साइन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। तो धनायन और ऋणायनों का इसके अंदर आदान प्रदान होने वाला है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन सा आयन, कौन सा यौगिक में से यदि कौन सा तत्व है वो धनायन बनेगा, कौन सा ऋणायन बनेगा, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वैसे जितना भी है हम समझते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वो विद्युत धनात्मक होती हैं, मतलब धातुओं के हमेशा धनायन बनते हैं। और जो हमारी अधातुएं होती हैं, अधातु, उनके हमेशा ऋणायन बनते हैं, उन पर माइनस चार्ज आता है, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं भाई, दान करती हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, इस वजह से इन पर साइन आती हैं। जैसे कि यहाँ बात करें, यहाँ पर सोडियम जो है वो धनायन बनेगा, SO4 ऋणायन बनेगा, और यहाँ पर बी ए क्या बनेगा प्लस, और Cl क्या बनेगा माइनस। बस इन आयनों का आदान प्रदान कर दो। कैसे आदान प्रदान करने वाले हैं हम, जैसे सोडियम Na के साथ SO4 माइनस जुड़ा हुआ है, इसके साथ BaCl2 का जो Cl2 ऋणायन है ना उसको जोड़ दो, और Na के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, SO4 के साथ ये वाला जुड़ जाएगा, बस इनके बीच आदान प्रदान कर दो। जैसे Ba के साथ क्लोरीन जुड़ा था, अब Ba के साथ SO4 को जोड़ दो तो BaSO4 बन गया, और Na2 के साथ SO4 जुड़ा था, इसके साथ क्लोरीन को जोड़ दो तो इसके साथ NaCl जुड़ गया। यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो हम इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम है हमारे पास क्या, सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, और इसका नाम है बेरियम सल्फेट, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और बाकी की अभिक्रिया बैलेंस करके आपको दे रखी है, इसकी अवस्थाओं को भी साथ में लिखा गया है। तो बेरियम सल्फेट BSO पेड़ के सफेद अवले, अवले मतलब जो घुलता नहीं है, अवक्षेप हम उसी को कहते हैं जो घुले नहीं उसका निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये वाली अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण। क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास, अवक्षेपण, सॉरी अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अविलेय जो घुलता नहीं है, ऐसे विलयन का निर्माण उसके अंदर हो जाए पदार्थ का, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हमें दे रखा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, उपचयन। उपचयन के लिए बात हमें याद रखना है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम उसे उपचयन कह देते हैं, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब हानि होती है यानी कमी होती है, हम ये कहेंगे एक तरीके से क्या होती है, कमी, और वृद्धि होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि होनी चाहिए, हाइड्रोजन में कमी होनी चाहिए, तो अभिक्रिया आपकी कहलाएगी कौन सी, उपचयन। तो देखते हैं भाई, बात करते हैं। ये अभिक्रिया हमारे पास हो रही है जिसमें हम कार्बन यानी कोयले का अध्ययन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ भाई, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो हम कहेंगे भाई अभिक्रिया कौन सी हुई, उपचयन। दूसरे की बात करें, Cu और O2, इनने दोनों ने क्रिया की आपस में, Cu मतलब कॉपर, और ऑक्सीजन के साथ जैसे इसकी अभिक्रिया हुई तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई, और ऑक्सीजन की वृद्धि यदि होती है तब भी अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, उपचयन कहलाती है। दूसरी बात करें हम कि कॉपर के साथ पहले से ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है भाई, और ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसको हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटी, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर हुई क्या, कमी, और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ, यानी हाइड्रोजन की क्या हुई, हानि हुई, और हाइड्रोजन की हानि हुई तब भी हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भाई, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं वैसे ही आपकी अभिक्रिया हैं दे रखी हैं। क्लियर, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट आ जाता है आपके सामने अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन के लिए भी हम 2 पॉइंट याद रखेंगे कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अब क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की हो जाए कमी और हाइड्रोजन की हो जाए क्या, वृद्धि। हाइड्रोजन बढ़ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए और हाइड्रोजन बढ़ जाए, ऊपर के लिए तीर लगाए मतलब बढ़ रहा है, नीचे के लिए तीर लगाए मतलब घट रहा है। ऑक्सीजन घट रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, अभिक्रिया अपचयन हो रही है। ये हमारी पहचान है भाई किसकी, अपचयन अभिक्रिया के लिए, कि जब किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन में कमी, हाइड्रोजन में वृद्धि यदि होती है तो अभिक्रिया हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं एक समीकरण हमें दे रखा है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रहा, ये रही CaO, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, मतलब ऑक्सीजन की हो रही है कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो अभिक्रिया को नाम दिया हमने क्या, अपचयन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है भाई, इधर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो अभिक्रिया कहलाएगी क्या, उपचयन। लेकिन ये एक ऐसी अभिक्रिया हो गई कि इस अभिक्रिया के अंदर दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। भाई ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP इस पे लगा के चलोगे। तो ये है आगे दे रखा है कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बना लेती है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, अतः इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं आपके लिए भाई, याद रखनी है ये सभी लोगों को, ध्यान से भाई सभी लोग। तो उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं जो आपकी दे रखी हैं, दोनों की ही हमें 2-2 पॉइंट याद रखनी है कि कहाँ ऑक्सीजन की कमी, कहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि, कहाँ हाइड्रोजन की कमी, कहाँ हाइड्रोजन में वृद्धि, तो सॉल्व अपचयन और उपचयन अभिक्रिया हमारी हो जाएंगी। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ देखने को मिल जाती हैं, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना भाई अच्छे से, अलग से पॉइंट को नोट करके अच्छे से लिखना है भाई सभी लोगों को। तो हम उस अभिक्रिया को कह देते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर, अगला क्वेश्चन, भाई सभी लोग अच्छे से अपनी नोट्स और अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, बार बार इनको स्टडी कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव है। वो जो उपचयन अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हुई हैं, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं इनका कोई लाभ है या कोई हानि है, तो इनका प्रभाव हमें पढ़ना है, क्या इनका कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं। ठीक है, इस बात को हमें डिस्कस करना है इसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं, हम देखते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहली अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है संचारण। एक तरीके से हमारे पास ये अभिक्रिया संचारण जो है ना, वो एक तरीके से नुकसानदायक है। संचारण का मतलब है भाई जंग लगना, एक तरीके से जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना। धातुएं जो होती है ना, वो धातुएं वातावरण में पाई जाने वाली नमी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अन्य गैसों के साथ क्रिया करके कुछ अपने ऊपर एक परत जमा लेती हैं, उसे ही हम संचारण कहते हैं। जिस संचारण की वजह से ये धातुएं क्या होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता मतलब नमी, अम्ल, क्षार आदि के संपर्क में आती हैं, जिससे धातु की ऊपरी सतह, कमजोर परत जो होती है ना, वो संचारित हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, संचारण कह देते हैं। इसके लिए उदाहरण हमें ये दे रखे हैं साथ में, कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, तांबे के ऊपर हरी परत
का चढ़ना, ये सब काय के उदाहरण है हमारे पास, संचारण के उदाहरण हैं। और हमसे पूछे भी जाते हैं तो सभी लोग याद रखना है। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, और तावे के ऊपर हरी परत का जमना। तावे के बर्तन अक्सर आपने देखे होंगे, उनको पर जैसे ही हम उनमें पानी भरते हैं तो पानी भरने के कुछ समय बाद या और उसके बाद ये तावे के बर्तनों पर हरी हरी परत जम जाती है। ठीक, लोहे की वस्तुओं को देखा होगा जंग लग जाती है, इसलिए हम उनको वार्निश या पेंट करके रखते हैं। चांदी को जो आभूषण बनाए जाते हैं उनको लंबे समय तक पहने रखने होने पर वो काले पड़ने लगते हैं। यही है संचारण भाई हमारे पास। ठीक है, अब इस संचारण को हम किस तरीके से बता सकते हैं, बचा सकते हैं भाई? बचाने के लिए हमारे पास यसद लेपन है, विद्युत लेपन है, पेंट वार्निश करना है, इससे इनको बचाया जा सकता है। आगे हम इनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप यसद लेपन को पढ़ सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाना, ठीक है, गैल्वेनीकरण करना, ये है हमारे पास यसद लेपन। मतलब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत भी चढ़ाई जा सकती है और धातुओं को क्या किया जा सकता है? संचारण से बचाया जा सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट दे रखा है हमें विकृति गंधता। भाई विकृति गंधता क्या है भाई? विकृति गंधता देखते हैं भाई, इस शब्द का मतलब समझते हैं। विकृति और गंधता, गंधेता, गंधता। विकृत मतलब किसी पदार्थ का क्या हो जाना भाई? खराब हो जाना। गंध मतलब उसमें से क्या आने लगना भाई? स्मेल आने लगना, खराब हो जाता है वो पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ क्या हैं भाई जो ज्यादातर विकृति गंधित होते हैं? लंबे समय तक रखे रहने पर पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं और अपने स्वाद में, अपने रंग में क्या कर देते हैं भाई? ये परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे पदार्थ कौन से हैं? ऐसे वो पदार्थ होते हैं जो पदार्थ या तो बने होंगे वसा से मिलकर या फिर बने होंगे तेल से बनकर। वसा मतलब घी भी, तेल भी इसी में आ गया। ठीक है, तो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त आ गया फैटी मटेरियल, ऑयली मटेरियल, खाद्य सामग्री जो है इनसे बनी हुई चीजों का हम सेवन करते हैं। ये वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद है, उनकी गंध है, उनका रंग है, वो क्या हो जाता है भाई? परिवर्तित हो जाता है, बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? विकृति गंधता। क्लियर बात? विकृति गंधता हमारा क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दे रखा है कि अब विकृति गंधता को रोकने के उपाय भाई। इस विकृति गंधता को किस किस तरीके से रोका जा सकता है, बचाया कैसे जा सकता है? मतलब बहुत से पदार्थ है हमारे पास, ज्यादातर पदार्थ जितने भी होते हैं हमारे या तो तेल से या वसा से मिलकर ही बने होंगे, लेकिन इनको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है कि प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करना होगा। मतलब ऐसे पदार्थों का उपयोग करना होगा जो पदार्थ वसा और तेल युक्त पदार्थों को लंबे समय तक क्या रख सके? सुरक्षित रखे। दूसरा, हमें वायुरोधी बर्तन के अंदर इस खाद्य सामग्री को रखना पड़ेगा। मतलब हमें इस खाद्य सामग्री को खुले में नहीं रख सकते हैं, इनको अच्छे से पैक करके रखना पड़ेगा जिससे कि इनके अंदर हवा प्रवेश ना कर पाए। दूसरा है कि वायु के स्थान पर हमें नाइट्रोजन गैस के द्वारा इनका उपचार करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कि विकृति गंधित पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनके स्थान पर कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपको याद रखना है नाइट्रोजन। तो जितने भी हमारे पास बहुत सारे खाद्य सामग्री जो आती है उनमें से सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं किसका? चिप्स का। चिप्स के जो पैकेट होते हैं वो उनके अंदर भाई गैस भरी रहती है, जिससे कि उन ये पैकेट जो होते हैं ना वो कैसे रहते हैं? फूले हुए रहते हैं। जब इनके अंदर से वो गैस यदि बाहर निकल जाए तो चिप्स के पैकेट क्या हो जाते हैं भाई? खराब हो जाते हैं। बिल्कुल फूले हुए पैकेट हमें खरीदना है और उनके अंदर जो गैस भरी रहती है ना वो कौन सी भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन जो गैस है ना वो हमारे इन पदार्थों को, जो तेल और वसा से बने हुए जो पदार्थ थे, उन पदार्थों को खराब होने से क्या करती है? बचाती है। इसलिए इनका उपयोग वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, शीतलन द्वारा। मतलब हम इनको लंबे समय तक ठंडी जगह पर रखें, जैसे फ्रिज के अंदर यदि हम इन पदार्थों को रखें तो ये पदार्थ लंबे समय तक भी खराब
नहीं होंगे। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास आपकी, जिसके अंदर हमने आज चैप्टर को फुल्ली तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट। मतलब हमने इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रश्नावली के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चन हमें इसमें दे रखे हैं, वो आप लोगों को जो भी हमने थ्योरी इसकी स्टडी की है वही सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अदरवाइज इसके बाद भी यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम उस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको नहीं मिल रहा है तो वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। और साथ ही में इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दे दिया गया है आपको। आप उस पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। क्लियर? इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, या अदरवाइज यदि किसी स्टूडेंट को अदर से अलग से चाहिए पीडीएफ के, सर मेरे से पीडीएफ वहाँ से एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो वो व्यक्ति मुझे मेरे उस पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करके भी मुझसे वो उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। क्लियर? तो प्रश्नावली की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन हमें दे रखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट का विलयन रंग में क्या परिवर्तन होगा। बिल्कुल हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप यदि हमारी इस लेक्चर को देखोगे तो लेक्चर के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं भाई। आगे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं कि निम्न परिवर्तन को बताइए भाई। ये परिवर्तन आपको बताना है भाई। बर्फ का पिघलना के भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक, दूध का दही में बदलना भौतिक है कि रासायनिक, बताना है भाई। सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं क्यों? जस्ट अभी हमने आज की ही क्लास में ये डिस्कस किया हुआ है आपसे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, और बर्फ का पिघलना, दूध का दही में बदलना, ये सारी अभिक्रियाएं जो थी ना वो हम पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके हैं भाई। पिछली क्लास को आपको देखना है भाई, जिससे कि आपको आगे की क्लास के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सके। मतलब जब तक आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप पहली वीडियो और साथ में ये वीडियो, दोनों वीडियो की क्लासों को कंप्लीट कीजिए, थ्योरी को अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। अगला दे रखा है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आज की क्लास में हो गया है भाई, वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है भाई। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, कॉपर तांबे के बर्तन अभी हमने पढ़ा था ना, विकृत संचारण की वजह से ऐसा। ये पैकेट अभी हमने पढ़ लिया है भाई, ये पैकेट छोटा पैकेट हमने पढ़ लिया है। पॉप्स को पॉप्स खा के आलू चिप्स जो हमें दे रखे हैं चिप्स वाला, इसमें हम नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्यों भाई, अभी डिस्कस किया था। सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। सूर्य के प्रकाश की वजह से होने वाली अभिक्रिया नहीं पड़ी थी, तो इसके लिए यदि इस पदार्थ पर यदि सूर्य का प्रकाश गिर जाए तो सूर्य के प्रकाश की वजह से वियोजन हो जाता है भाई। इसलिए हम इन बोतलों में, गहरे काले रंग की बोतलों के अंदर इन पदार्थों का भंडारण करेंगे, जिससे कि इनके अंदर प्रकाश ना प्रवेश कर पाए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एग्जाम पॉइंट के हिसाब से भाई। सभी लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, फुल में से फुल मार्क्स लाने की गारंटी है भाई, आप पढ़ोगे तो। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन और अमोनिया हमें दे रखा है। नाइट्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, इससे मिलकर NH3 मतलब ये अमोनिया बन गया। अमोनिया पहचानिए भाई अभिक्रिया कैसी है भाई। गर्मियों में दूध को कक्ष ताप मतलब होता है भाई रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्यों रख, पर क्या होता है गर्मियों में दूध को रूम टेम्परेचर पर रखने पर क्या हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों? इस टेम्परेचर पर इस दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रियाशीलता बैक्टीरिया वायरस की बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको अच्छे से गर्म करके रखते हैं भाई। क्या होता है जब बिना वजह चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है? बस बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं 2-2 नंबर वाले हमारे। संयोजन अभिक्रिया क्या है, हो चुका है। वियोजन क्या है, हो चुका है। किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण संतुलित किए जाते हैं भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल हो चुका है भाई सभी लोग। और अगला पॉइंट है हमारे पास, उदाहरण दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया हैं क्या दे रखी है भाई, इनकी बात करें तो सारे क्वेश्चन आपने यदि पूरी कंप्लीट क्लास को यदि देखा है, कंप्लीट क्लास यदि आपने ली है भाई बच्चों, तो आप बिल्कुल आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, उदाहरण दीजिए भाई। उदाहरण में दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, बिल्कुल। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, विकृति गंधता हो गई है, संचारण को बढ़ावा देने वाली शर्तें, बिल्कुल आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। और भी क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखो बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको शीट में दे रखे हैं, तो आप लोगों को भाई अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है भाई। ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। एक बार मैं आपको क्वेश्चनों को बस शो करा दूं कि ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। जैसे कि ये दे रखा है आपके लिए क्वेश्चन अगला, 2 ग्राम, हाँ कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल अपन इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये दे रखा है फेरस शुष्क नली में ज्ञात कीजिए उपरोक्त अभिक्रिया। तो भाई अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप डिस्कस कीजिए। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं बस आपको पीडीएफ को शो कर रहा हूँ यहाँ। और भी क्वेश्चन, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होते हैं भाई। ये देखो बड़े लेवल के क्वेश्चन भाई, शानदार। क्या ये रहे, देखो ओके, ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से देखोगे, उसके बाद आप इनके सॉल्व करोगे। ये बड़ी अभिक्रियाएं अच्छी दे रखी हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभिक्रियाओं को संतुलित करना, बैलेंस करना, अभिक्रिया का प्रकार बताना, समीकरण के रूप में कर लिखना, ये सब कुछ हमें दे रखा है इसके अंदर। ये सब सीखा था, कुछ नया पॉइंट है तो हम उसको डिस्कस आपसे करेंगे। यस, लास्ट पीडीएफ आपकी इस चैप्टर की ये है। अभी हम सिर्फ आपसे थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, आगे क्वेश्चनों को भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर वाले, और ये हमें दे रखे हैं दीर्घ क्वेश्चन, जिसमें वही है दीर्घ क्वेश्चन के अंदर वियोजन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है। ये थी भाई हमारी आज की आपकी क्लास। और आज की क्लास इस तरीके से 2 पार्टों के अंदर, इसकी पहला पार्ट हम आपको अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उस क्लास को कंप्लीट कीजिए। दूसरी क्लास ये 2 क्लासों के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर को क्या कर लिया है भाई, कंप्लीट कर लिया है। तो सभी लोग सबसे पहले फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करें, उसके बाद सेकंड को करें, उसके बाद फिर इन क्वेश्चनों को क्या करें, डिस्कस करें। आपका 100% कंप्लीटली चैप्टर क्या आएगा, समझ में आएगा। यदि कोई इसके बाद भी यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगेन सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चैप्टरों के साथ साइंस के बड़े एक से एक चैप्टरों की क्लासेज आपको समय से और टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, और नया चैप्टर, कुछ नया, मतलब साइंस के अंदर कुछ नया चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।